Hello everyone, good morning. Welcome to 25th lecture of concrete technology. आज हम और एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वाटर रिडक्शन एडमिक्सचर. तो वाटर रिडक्शन एडमिक्सचर क्या करता है? वर्किबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट. जो वर्किबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट की. The optimum workability of fresh concrete varies from situation to situation. A high degree of workability is required in situations like deep beam. This wall with congested reinforcement, beam column junction, trims concreting, hot weather concreting, pumping of concreting etc. मतलब वर्किबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऑप्टिमम वर्किबिलिटी कंक्रीट के लिए सिचुएशन पे चेंज होती रहती है. जो हाई डिग्री वर्केबिलिटी रहती है वो किसके लिए रिक्वायर्ड करती है? वो इन चीज़ों के लिए डिप्राइव करती है जो डीप बीम हमको बनानी हो, या कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट कहीं पे दिया हो, या बीम या कॉलम का जंक्शन कहीं पे प्रोवाइड किया हो. वहाँ पे हमको ये सारी की सारी वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी चाहिए होती है. ठीक है. द कन्वेंशनल मेथड एडोप्टेड टू द टेन हाई वर्केबिलिटी आर यूज्ड हायर परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट. जो कन्वेंशनल मेथड है एडॉप्ट करते हैं हम हाई वर्केबिलिटी के लिए, वो उसके लिए हमको हायर परसेंटेज के फाइन एग्रीगेट चाहिए. ठीक है. यूजिंग गुड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, समटाइम अनइंजीनियर्ड कॉन्ट्रैक्टर यूज एक्स्ट्रा वाटर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट. और इन चीज़ों के लिए जो सीमेंट और फाइन एग्रीगेट यूज़ करने हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको उसके अंदर पानी का भी यूज़ करना पड़ेगा. तो कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी क्या करता है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा वाटर डाल देता है फॉर अच्छी वर्केबिलिटी के लिए. ठीक है. इट इज़ डेंजरस प्रैक्टिस फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. और ये बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है. किसके लिए? स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए. यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइजर फॉर इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी विदाउट यूजिंग एक्सेस ऑफ वाटर इज बिकमिंग पॉपुलर प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो प्लास्टिसाइजर को यूज़ करना है और उसका जो वर्केबिलिटी पे इम्प्रूव है वो आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रहा है वर्ल्ड में. किस तरीके से? द यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइजर रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो घट जाता है. और वो क्या करता है, और प्लास्टिसाइजर वाटर को घटा देता है पर वर्केबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. ठीक है. वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है जिससे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अपन को उतनी की उतनी ही मिलती है. सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, कैल्शियम, सोडियम एंड एम्यूनियम लिंगोसल्फेट आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर. ये जो चार हैं तीन हमको प्लास्टिसाइजर दिए हैं, कैल्शियम, सोडियम एंड एमोनियम लिगोसल्फेनाइट. ये जो है बहुत कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर है. ठीक है. दे आर यूज इन द अमाउंट ऑफ 0.1 to 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट. जितना हम वेट ऑफ सीमेंट ले रहे हैं उतना ही ये इसका 0.1% या 0.4% हम उसका निकाल के उतना प्लास्टिसाइजर उसके अंदर यूज़ करते हैं. और एट दिस डोजेस एट कांस्टेंट वर्केबिलिटी द रिडक्शन इन मिक्सिंग वाटर इज एक्सेप्टेड टू बी और ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 to 15%. और यही डोज के कांस्टेंट वर्केबिलिटी हमको रिड्यूस मिलती है मिक्सिंग ऑफ वाटर के अंदर. ये वाटर के अंदर मिक्स करके हम यूज़ करते हैं तो 5 से 15% की हमको वर्केबिलिटी उतनी वाटर में हमको मिल जाती है. सेकेंड, द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज टू बी फ्लूडिफाई द मिक्स एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्सर. अब क्या है, जो प्लास्टिक साइजर का एक्शन है वो फ्लूडिफाई होना चाहिए, यानी फ्लूड के फॉर्म में होना चाहिए और जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और वर्केबिलिटी को अच्छी तरह से मिक्स होके अच्छी वर्केबिलिटी दे. Portland cement will have a tendency to flocculate in wet concrete. This flocculation entrapped a certain amount of water used in the mix. अब what is meaning of flocculation? Flocculation का मतलब ये होता है कि भाई पार्टिकल्स हैं जो अलग इकट्ठा होके एक पार्टिकल बन जाए, पर सारे मिलके इकट्ठा नहीं हो, मतलब दो पार्टिकल मिल के अलग अलग एक पार्टी बना दे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएशन. ठीक है. तो इसमें होता क्या कि अलग अलग बनाएंगे, एक साथ नहीं बनाएंगे तो एयर एंट्रैप्ड रहेगा. एयर एंट्रैप्ड रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? वॉइड मिलेगा. और वॉइड की वजह से हमारा जो कॉन्क्रीट है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा. ठीक है. व्हेन द प्लास्टिसाइजर आर एडेड
दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सीमेंट पार्टिकल। जो प्लास्टिसाइजर हम ऐड करते हैं वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है सीमेंट पार्टिकल का, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज पॉलीमर ऑन द सीमेंट पार्टिकल क्रिएट पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और जो हमने चार्ज पॉलीमर उसके अंदर डाला है वो क्या करता है, जो सीमेंट पार्टिकल्स है उसको पार्टिकल टू पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स एक तैयार करता है, मतलब फ्लक्चुएशन बनने नहीं देता है, फ्लक्चुएशन यानी संगठन बनने नहीं देता है, ठीक है। और उससे होता क्या है, और वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं जेटा पोटेशियन, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन डिफ्लक्चुएशन एंड डिस्पर्जन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे कि एक समझो एक पार्टिकल है, मैं इसको आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, समझिए ये सब सीमेंट पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या होगा, ये जो एक पार्टिकल है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, पर इनको मिलना ऐसा नहीं है, इनको मिलना किस तरीके से है, इनको साथ में मिलना है, तब जाके अच्छा बॉन्ड बनेगा ना। पर हो क्या रहा है, ये इस तरीके से मिल रहा है, क्लियर। तो अब इसके लिए मैंने इसके अंदर प्लास्टिसाइजर डाला, तो प्लास्टिसाइजर इसके अंदर मैं डालूंगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स तैयार करेंगे, ठीक है। अब रिपल्सिव फोर्स तैयार करेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग संगठन नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से धक्का मारा, यहाँ से धक्का मारा, प्लास्टिसाइजर ने यहाँ से धक्का मारा, तो ये क्या होगा, बीच में एकत्रित होकर वापस से एक दूसरे से मिल जाएंगे। मतलब अपन को क्या चाहिए, जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग नहीं मिलना चाहिए, समझ में आए, वो अपन को एक जगह मिलना चाहिए इस तरीके से। इसलिए हम ये प्लास्टिसाइजर मिला रहे हैं, जिससे हमारे को वॉइड्स ना मिले, समझ में आए। ये एक सिंपल सी थियरी है प्लास्टिसाइजर मिलाने की, ठीक है। एक दूसरे से ट्रैप ना हो तो साथ में ट्रैप हो, जिससे हमको पूरी स्ट्रेंथ मिले। इस तरीके से ये प्लास्टिसाइजर काम करता है। अब कहाँ पे था मैं, हाँ, when the particles deflocate the water trap inside the flock get release। अब इस तरीके से जैसे पार्टिकल्स हमें रेसिप्रोकल करेंगे एक दूसरे से, तो जो वाटर ट्रैप था वो पार्टिकल्स के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा, तो अवेलेबल जो फ्लूइड है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, पेस्ट के साथ, और उसके बाद जो वर्किबिलिटी है वो हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन वो हमारा काम करता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर रिडक्शन एडमिक्सचर इस तरीके से काम करता है। तो याद रखना बेटा कि किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन काम करता है, कौन से तरीके के वाटर एब्जॉर्प्शन रिडक्शन रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपना कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम लिंगो सल्फेट, इस तरीके के अपने पास वाटर रिडक्शन है, ठीक है। सीमेंट के 0.1 से 0.4% हम उसका अंदर सीमेंट के अंदर वो जो वाटर रिड्यूसर है वो हम डालेंगे, ठीक है। जो प्लास्टिसाइजर है वो क्या करता है, वो हर पार्टिकल के, सीमेंट के पार्टिकल के अंदर एक रेसिप्रोकल फोर्स बिल्डअप करता है, जो एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल से जोड़ने से, फ्लॉकुलेट होने से रोकता है, ठीक है। जिससे होता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रैप करके रखा था, वाटर ट्रैप करके रखा था सीमेंट के पार्टिकल ने, वो क्या करेगा, वहाँ से रिलीज़ कर देगा। और जैसे ही वाटर रिलीज़ करेगा तो वाटर को जहाँ पे जाना है, वो जो ज़रूरत है, जहाँ पे बॉन्ड बनाने की जहाँ पे ज़रूरत है, उसकी वर्किबिलिटी हाई करने की, इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो वाटर उसकी तरफ अपना रुख कर पाएगा। इस तरीके से वाटर रिडक्शन रिड्यूसिंग एडमिक्सचर काम करता है, ठीक है। सेकेंड एडमिक्सचर है हमारा मिनरल एडमिक्सचर। अब इन इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 permit the uses of mineral admixtures for modify the property of concrete। अब ये जो एडमिक्सचर है उसको मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ने परमिट दिया हुआ है, किसके लिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टी में फेरफार करने के लिए, ठीक है। द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस सच एज फ्लाई ऐश विच हैज़ बोथ पोज़ोलॉनिक एंड सीमेंटियस प्रॉपर्टी लीड टू कॉस्ट अस एनर्जी सेविंग। द फॉलोइंग मिनरल्स कैन बी एडेड टू concrete either as admixtures as or as a part of cement। ये जो हम 5 प्रॉपर्टी आपको 5 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे। इस तरीके की परमिशन हमको किसने दिया है, IS स्टैंडर्ड कोड ने देखे रखी है, ठीक है। सबसे जो 5 कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट है वो फ्लाई ऐश, अपन ने बहुत कॉमनली सुना हुआ है कि फ्लाई ऐश अपन
सीमेंट को रेसिप्रोकेट मतलब उसका रिप्लेसमेंट की जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हम 100% एनर्जी सेव करके वही का वही यूज़ करके हम मतलब रिसाइकिल करके एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने देश के लिए। इसलिए इस पर बहुत गौर किया गया है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं फ्लाई एशेस पे। फिर सिलिका फ्यूम्स, फिर राइस हक्स एक्स और मेटाकोलोनी मेटाकाउलाइन, फिर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लैग। ये 5 हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा देख ले रहे हैं। फ्लाई ऐश के बारे में पहले पढ़ेंगे। फ्लाई ऐश कैन बी grouped under either high calcium or low calcium. The type depends on its COO content, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट पे अपना ये डिपेंड करता है। अब हाई कैल्शियम कंटेंट कितना, हाई कैल्शियम क्या कितना कंटेंट करता है, 15 से 35% कंटेंट करता है, या तो लो कैल्शियम कितना करता है, लेस देन 10% यूज़ करता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट पे डिपेंड करता है। फ्लाई ऐश का जो ग्रुप है वो दो तरीके का, आइदर हाई कैल्शियम और लो कैल्शियम। वो किस पे डिपेंड करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट पे डिपेंड करेगा। द अनबर्न्ड कार्बन कंटेंट इन फ्लाई, अब the unburnt carbon content in fly ash should be less than 5%, लेस देन 5% होना चाहिए अनबर्न कार्बन, ठीक है। कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 5% होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक photographs shown that the particles in fly ash occurs as solid sphere of silica glasses. The particle size varies from 1 micrometer to 100 micrometer। इतनी पार्टिकल साइज और सॉलिड स्फीयर साइज के जो पार्टिकल्स है वो इसके अंदर अपन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ से अपन ने पाए गए हैं। The majority of particles are of 20 micro size. 10 to 15% of the particles should have a size more than 45 micrometer। समझ में है, इतना माइक्रोमीटर से इतना होता है। अब ये जो साइन आपको दिख रही है वो इस तरीके से है, माइक्रोमीटर अच्छी तरीके से आया नहीं तो आप देख लेना। हाँ, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। फिर मेजॉरिटी पार्टिकल्स 20 माइक्रोमीटर की साइज़ के होते हैं और 10 से 15% के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 45 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। याद रखना, द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स आर इन द रेंज ऑफ 300 to 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। जो सरफेस एरिया के पार्टिकल्स होते हैं वो किसकी रेंज में होते हैं, 300 to 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, इतनी की रेंज में फ्लाई ऐश के पार्टिकल सरफेस एरिया पे अपन को मिलते हैं। द यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश इज रिकमेंडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी एंड एनर्जी सेविंग कंसिडरेबली। काय के लिए करेंगे, ड्यूरेबिलिटी के लिए और इकोनॉमी के रहे इसके लिए। अब आते हैं हम सिलिका फ्यूम्स के ऊपर। अब सिलिका फ्यूम्स क्या होता है, तो सिलिका फ्यूम्स अ वेरी फाइन नॉन क्रिस्टल SiO2, ठीक है। क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2, इस बाय प्रोडक्ट ऑफ फेरो सिलिको इंडस्ट्री, ठीक है। इसका बाय प्रोडक्ट है फेरो सिलिको इंडस्ट्री का। इट इज़ मेड ऑफ टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस में ये बनता है, सिलिका फ्यूम्स बनता है। इट साइज इज़ अबाउट 0.1 to 11 माइक्रोमीटर, 20 to 25 मीटर स्क्वायर पर ग्राम में अपन को मिलेगा ये, कंपेयर्ड टू द सीमेंट, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ सिलिका फ्यूम्स इज ऑर्डर 2 ऑर्डर्स फाइनर, 2 ऑर्डर फाइनर्स सिलिका फ्यूम्स की जो पार्टिकल साइज है वो रहती है, ठीक है। कंपेयर टू द सीमेंट अगर करें तो अपन दुगना फाइनर रहता है, मतलब 2 टाइम्स फाइनर है सीमेंट से उसके जो पार्टिकल्स हैं। इट एक्ट्स एज एक्सीलेंट पोरिंग फीलिंग मटेरियल, मतलब जो पोर फीलिंग मटेरियल रहता है ना उसमें सबसे एक्सीलेंट वर्क करता है सिलिका फ्यूम। इट कैन बी यूज इन प्रपोर्शन ऑफ 5 to 10% ऑफ सीमेंट कंटेंट इन मिक्स, और 5 से 10% के सीमेंट कंटेंट में अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। राइस हक्स एक्स, अब ये क्या है, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ राइस मिल, राइस मिल्स के अंदर से राइस जो हक्स निकलता है ना
वो है राइस मिल्स। राइस समझो ना, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ राइस इज नॉन एज, जो राइस का ऊपर का कवर होता है ना जिसके अंदर से राइस निकलता है उसको बोलते हैं राइस हग, और उसकी जो ऐश निकलती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ ये पार्टिकल्स, बाइंडिंग पार्टिकल्स के लिए। ईच टन ऑफ द पैडी कैन जनरेट 0.2 टन ऑफ हग, मतलब एक खेत में से अपन जितना निकाले वो उतना अपन को 0.2 टन हग्स मिल सकता है। ठीक है, अपन को नेचुरल प्रोसेस से मिल रहा है तो अपन को नेचुरली यूज़ करेंगे तो अपन को सस्ता भी पड़ेगा। दिस इज़ हाईली रिएक्टिव पोजोलॉनिक एडमिक्सचर, हाईली रिएक्टिव पोजोलॉनिक एडमिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो हाईली रिएक्टिव पोजोलॉनिक एडमिक्सचर के जैसी है। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड कंबशन ऑफ हग्स रिटेनिंग सिलिका इन द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म विथ सेलुलर स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड कंबशन, मतलब एक कंट्रोल कंबशन, कंट्रोल अपन टेम्परेचर पे इसको कंबस्ट करेंगे। ठीक है, हग्स रिटेन सिलिका के साथ, जिसके जो कि क्या फॉर्म करेगा, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा सेलुलर स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में अपन इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपन इसको कंक्रीट बनाने में यूज़ कर सकते हैं एज अ सीमेंट की तरह में। द फाइनर इज द ऑर्डर ऑफ 50 to 60 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। और ये सीमेंट का कितना फाइनर है, ये 50 to 60। तो ये था राइस हग्स के बारे में। अब मेटाकलोनिन, वाह क्या प्रोनाउंसिएशन है ये। मेटाकलोनिन किससे ऑब्टेन होता है, तो कैल्सिनेशन ऑफ प्योर रिफाइंड क्ले। अगर कोई प्योर रिफाइंड क्ले को कौन से टेम्परेचर पे रखूँगा, 650 to 850 डिग्री सेल्सियस पे रखूँगा तो मेरे को ये जो बंदा है वो मिलेगा। समझ में आया। ये ग्राइड टू द सब्सिक्वेंटली टू अचीव अ फाइनर ऑफ 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। अपन को इसमें कितना फाइनर मिलेगा सीमेंट से, ये अपन को 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर केजी जितना फाइनर मिलेगा। ठीक है, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव पोजोलोना, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव पोजोलोना है। फिर अपना आता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक। हाँ, तो ग्राउंड ग्रेनुलेट ब्लास्ट फर्नेस लाइक क्या होता है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राउंड ग्रेनुलेट ब्लास्ट फर्नेस लाइक इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिलिका ग्लास विच कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। क्या कंटेन करता है, एक सिलिका ग्लास कंटेन करता है जो कि क्या कंटेन करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंटेन करता है। ठीक है, इट इज़ एक मिनट, इट हैज़ ए सीमेंटेयस कैरेक्टरिस्टिक। ये जो मटेरियल है GGBFS का एक क्या रहता है, सीमेंटियस कैरेक्टरिस्टिक रहता है। बिफोर यूज इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई एंड ग्राइंड इट टू पार्टिकल साइज ऑफ लेस देन 15 माइक्रोमीटर एंड इट इज़, मतलब इसको यूज़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरीके से ड्राई करना पड़ेगा और छोटे छोटे पार्टिकल में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और वो पार्टिकल की साइज़ कितनी होगी, 45 माइक्रोमीटर रहेगी। ठीक है, इट इज़ सीन दैट पार्टिकल लेस देन साइज ऑफ 10 कंट्रीब्यूट द अर्लियर स्ट्रेंथ। अच्छा, ये देखा गया है जो पार्टिकल्स की लेस देन 10 माइक्रोन मीटर की साइज़ रहती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और पार्टिकल साइज 10 to 45 माइक्रोन्स कंट्रीब्यूट अ लार्ज एज स्ट्रेंथ, मतलब जहाँ की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, एज की ड्यूरेबिलिटी की स्ट्रेंथ हमारे को ज़्यादा रहेगी। कब, जब 10 से 45 माइक्रोन्स मन को पार्टिकल्स रहेंगे। अब साइज ग्रेटर देन 45 माइक्रोन्स डू नॉट जनरेट हाइड्रेट, और जो ज़्यादा 45 माइक्रोन मीटर से रहते हैं साइज़, तो वो क्या होते हैं, हाइड्रेट नहीं रहते, हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। इसके ये पैराग्राफ के अंदर ये दिया था, द यूज़ ऑफ मिनरल एडमिक्सचर इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग थर्मल क्रैकिंग। तो ये थर्मल क्रैकिंग को रिड्यूस करने के लिए ये एडमिक्शन यूज़ किया जाता है। एनहेंस स्ट्रेंथ, इनपरमेबिलिटी, पोर रिफाइनमेंट और ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट केमिकल अटैक। इन सब चीज़ों के लिए जो हमारा मिनरल एडमिक्सचर है वो यूज़ होता है। कंक्रीट केमिकल हैज़ बीन यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। मोर देन 95% ऑफ कंक्रीट इज in some countries such as USA and Japan is made using concrete chemical in some way or other way। जो कंक्रीट केमिकल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, और 95% ऑफ कंक्रीट जो USA और जापान में और अदर कंट्री में यूज़ हो रहा है वो कंक्रीट केमिकल ही है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। एडवांस टेक्निक सच एज
स्लिप फॉर्मिंग, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, सेल्फ लेबलिंग, प्रीकास्ट एक्सेट्रा रिले ऑन द केमिकल फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी। बहुत एडवांस टेक्निक है जो स्लिप फॉर्मिंग हुआ, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हुआ, सेल्फ लेबलिंग, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट हुआ, ये सब केमिकली ऑब्टेन डिजायर कॉन्क्रीट्स हैं, ठीक है। इनकी जो केमिकल ही ऑब्टेन प्रॉपर्टी, इनकी डिजायर ही केमिकल ही उत्पन्न करी गई है। इन इंडिया द यूज ऑफ कॉन्क्रीट केमिकल इज गेनिंग इम्पोर्टेंट। देयर यूज इम्प्रूव द क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड लॉन्गिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका जो यूज़ है वो किसके लिए, क्वालिटी में यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज़ करते हैं, लॉन्गिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ मिनरल एडमिक्सचर एंश्योर द कॉस्ट एंड एनर्जी सेविंग एंड हेल्प इन इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। और ये हमको इकोनॉमिकल भी अच्छे रहते हैं और क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हमें इसका यूज़ करते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ एडमिक्सचर। ज़्यादा एडमिक्सचर यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो एडमिक्सचर का इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो है वन ऑफ द कॉमन प्लास्टिसाइजर जनरली यूज्ड इन लिग्नोसल्फेट एसिड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सोडियम सॉल्ट एट द हाई डोज इट कैन बी कोज रिटार्डेशन इन टाइम। मतलब ये जो हम यूज़ करेंगे प्लास्टिसाइजर लिग्नोसल्फोनिक एसिड, तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या भाई, जो अपना रिटार्डेशन टाइम है, सेटिंग टाइम है, वो बढ़ जाएगा। मतलब सेटिंग टाइम में हमारा बढ़ जाएगा, मतलब रिटार्ड कर देगा सेटिंग टाइम को, और वो जो उसकी जो सेटलिंग है, इनिशियल सेटलिंग टाइम है, वो कम रहेगा, ठीक है। हाई डोज ऑफ अफेक्ट द श्रिंकेज एंड क्रिप प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ज़्यादा डोज मार दिया उसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो क्या होगा, वो जो सुपर प्लास्टिसाइजर है वो क्या इफेक्ट करेगा, श्रिंकेज, मतलब सिकुड़ जाएगा हमारा कंक्रीट, और क्रिप वैल्यू, क्रिप प्रॉपर्टी जनरेट करेगा कंक्रीट के अंदर। हाई डोज ऑफ प्लास्टिसाइजर में कॉज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी सारी मटेरियल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। प्री मैच्योर स्टिफिंग और अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है, मतलब सेग्रीगेशन प्रोवाइड हो सकता है आपको हाई डोज के एडमिक्सचर से, ठीक है। तो हमको अच्छी तरीके से उसका जो डोज है फिक्स करके डालना है हमको कंक्रीट के अंदर। हाई डोज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर में इंक्रीज द रेट ऑफ लॉस ऑफ वर्किबिलिटी, ठीक है। क्या कर सकता है जो हाई डोज है सुपर प्लास्टिसाइजर का, इंक्रीज कर सकता है लॉस ऑफ वर्किबिलिटी, मतलब वर्किबिलिटी को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है, और हमारी वर्किबिलिटी लूज भी हो सकती है। परहैप्स द कॉमनली नोन रिटार्डर इन कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जिप्सम में कॉज अनडिजायरेबल एक्सपांशन। एक अनडिजायरेबल एक्सपांशन क्रिएट कर सकता है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। अगर जिप्सम ज़्यादा है सीमेंट के अंदर तो वो क्या क्रिएट कर सकता है, वो एक्सपांशन क्रिएट कर सकता है कंक्रीट के अंदर, समझ में आया। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सेलरेटर कॉज मोर हीट इवोल्यूशन एंड देयर आर चांसेस ऑफ क्रैकिंग इन द कंक्रीट। अब ज़्यादा एक्सेलरेटर आपने यूज़ कर दिया, मतलब ज़्यादा जल्दी हमको सेटलिंग टाइम हमको जल्दी चाहिए उसका, तो हमने वो एक्सेलरेटर एडमिक्सचर यूज़ किया, तो होगा क्या, हीट इवोल्यूशन ज़्यादा होगा, और जिससे हमको क्या मिलेगा, क्रैकिंग मिलेगा कंक्रीट के अंदर। हमको पूरे चांसेस है कि कंक्रीट के अंदर क्रैकिंग मिले। सेकेंड, सातवां हमारा पॉइंट है, इन केस ऑफ एयर एंट्रेंड कंक्रीट स्ट्रेंथ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। अब इन द केस ऑफ एयर एंट्रेंड कंक्रीट, ठीक है, जो एयर एंट्रेंड कंक्रीट हम यूज़ करते हैं एडमिक्सचर, तो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है प्रोपोर्शन किसका, अमाउंट ऑफ एयर का। इट इज़ ऑफ द 1% ऑफ एंट्रेंड एयर रिड्यूस स्ट्रेंथ बाय द 5.5%। अगर 1% अपन यूज़ करते हैं एयर एंट्रेंड, तो क्या करता है, 5.5% ऑफ स्ट्रेंथ गिरा देता है, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिक्सचर, इसका क्या बोलते हैं, रिवर्स इफेक्ट। हमारा जो लास्ट एडमिक्सचर है वो पोज़ोलॉनिक एडमिक्सचर है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद हम कल से फिर हम फ्रेश कंक्रीट के ऊपर भी आगे ध्यान देंगे। सबसे पहले पोज़ोलॉनिक एडमिक्सचर क्या होता है। पोज़ोलॉनिक एडमिक्सचर आर एसेंशियली सिलिकस एंड एल्यूमिनियस मटेरियल। कौन से मटेरियल, दो मटेरियल होते हैं, सिलिकस एंड एल्यूमिनियस मटेरियल होते हैं, विच इटसेल्फ possessing no cementitious property, कोई cementitious प्रॉपर्टी इनके अंदर होती नहीं है, which will be it is finely divided from form and presence of water react with calcium hydroxide। प्रेजेंस ऑफ वाटर के उसके अंदर वो किसके संग रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। लिबरेटेड इन द हाइड्रेशन प्रोसेस टू फॉर्म कंपाउंड पोजेसिंग सीमेंटियस प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर लिबरेशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर ये लोग क्या, सीमेंटियस प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ पोज़ोलॉनिक विथ सीमेंट इज पोज़ोलॉनिक एडमिक्सचर प्लस CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो अपन को क्या मिलेगा, ये जेल मिलेगा, CSH जेल, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट
एसिड जेल मिलेगा, ठीक है। द पोजोलॉनिक मटेरियल यूज्ड एज एडमिक्सचर्स आर, कौन कौन से पोजोलॉनिक मटेरियल है जो हम यूज़ कर सकते हैं? तो पोजोलॉनिक मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल के अंदर क्या आएगा भाई? क्ले आएगा, शेल आएगा, डाइटोमाइकोसिस आएगा, ये सब मटेरियल है। वॉल्केनिक टफ आएगा, ऑफेलिक चार्ट्स आएंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या आएगा भाई? फ्लाई एशेस आएगा, सुर्खी आएगा, ब्लास्ट फर्नेस आएगा, सिलिका फ्यूम्स आएगा, राइस हक आएगा, मेटालोनिंग आएगा। ये सब अपन ने आगे पढ़ लिया इनके बारे में, ठीक है। पोजोलॉनिक एडमिक्सचर्स, वापस से इस पे पोजोलॉनिक एडमिक्सचर्स पे आते हैं। कैन बी यूज्ड एज पार्टिकल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, पार्शियल सीमेंट की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर, ठीक है। पोजोलॉनिक मटेरियल व्हेन यूज एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, इसके ऊपर बहुत सारे थीसिस भी बने गए हैं गाइस, अगर आपको देखना है इसके ऊपर आप पेपर्स भी जाके पढ़ सकते हो। हाँ, रिप्लेसमेंट जनरली सब्सटीट्यूटेड फॉर 10 to 35% ही अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सीमेंट की जगह अपन 10 to 35 यूज़ करते हैं, फिर बाकी अपन को 65% सीमेंट यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने आगे अभी पढ़ा कि इसके अंदर सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होती, तो अपन को सीमेंट की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी ही, ठीक है। अब द सब्सटीट्यूशन प्रोसेस concrete that is more permeable but much more resistant to the action of salt, sulfate and acid water, ठीक है। अब जो सब्सटीट्यूशन प्रोड्यूस होता है कंक्रीट में, दैट इज बहुत परमेबल रहता है रेजिस्ट करने के लिए, किसको? तो सॉल्ट अटैक को, सल्फर अटैक को और एसिड वाटर को, ठीक है। ऐसे सीमेंटियस मटेरियल इन सबको रेजिस्ट नहीं कर सकता, पर आप 10 to 35% इसके अंदर मिलाते हैं क्या? पोजोलॉनिक एडमिक्सचर, तो आपको रेजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। अब पोजोलोना when added to the concrete mix rather than the substituted for the part of cement, improve the workability बढ़ा देता है, impermeability and resistance of chemical attack, ये हमको बढ़ा देता है, ठीक है। the overall effect depends on the aggregate यूज्ड इन द कॉन्क्रीट, ठीक है। और ये जो किस पे ओवरऑल डिपेंड करता है? एग्रीगेट पे डिपेंड करता है कि वो एल्केनिक एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, तो अपन को थोड़ा इफेक्ट अच्छा मिलेगा। तो क्या होगा? ये एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। द एग्रीगेट डेफिशिएंट इन फाइन मटेरियल गिव द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। जो एग्रीगेट क्या है? डेफिशिएंट है किसके लिए? फाइन मटेरियल के लिए, वो बेस्ट रिजल्ट हमको इसमें प्रोवाइड करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पोजोलॉनिक एडमिक्सचर? क्या एडवांटेज हैं? तो इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, ठीक है। हर जगह एक तो चीज़ लिखी देने की, क्या लिख देने की? एडमिक्सचर की भाई प्रॉपर्टी की इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। अगर एक्सेस एडमिक्सचर है तो क्या करेगा कि वर्केबिलिटी को गिरा देगा, ठीक है। सेग्रीगेशन प्रोवाइड करेगा, ब्लीडिंग प्रोवाइड करेगा, ये सब एक कॉमन है ना, नोट्स बना के रख लेने का कि भाई इतना चीज़ तो आप एक्सेसली किसी का भी यूज़ करोगे तो ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेज कॉमन भी रहते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी कॉमन रहते हैं, तो आपको क्या GTU की तैयारी के लिए ये सब ईजी पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। अब सबसे पहले इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, ठीक है। कम वाटर में वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। फिर रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब देखो रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन आ रहा है यानी स्ट्रेंथ गिरा देगा, ये याद रखना, ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन घटा देगा। फिर इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सॉल्ट सल्फेट, मैंने आगे पढ़ा है, ये सारे जो रेजिस्टेंस कर पाएगा एक्शन ऑफ सॉल्ट सहन कर पाएगा, सल्फेट एसिड कर पाएगा, एसिड अटैक सहन कर पाएगा। प्रिवेंशन ऑफ CaOH लीचिंग, इसका जो प्रिवेंशन है CaOH का जो रिएक्शन है वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। फिर वर्केबिलिटी इंप्रूव कर पाएगा, वापस से रिडक्शन द एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कलाइन एग्रीगेट जो वाटर के साथ एग्रीगेट रिएक्ट करते हैं एल्कलाइन, उसका रिडक्शन कर देगा, उसका जो क्या बोलते हैं इफेक्ट है वो कम कर देगा। फिर इंक्रीज वाटर टाइटनेस इंक्रीज कर देगा, वाटर को बॉन्ड करके रखेगा, ब्लीडिंग नहीं होने देगा। और फिर लोअर द कॉस्ट, और क्या कर देगा? प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटा देगा, क्योंकि फ्लाई ऐश अपन नेचुरली मिला, वेस्ट है, वेस्ट को अपन यूज़ करेंगे तो अपन को सस्ता पड़ेगा और अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो ये था आज का लास्ट यूनिट 1 का हमारा टॉपिक पोजोलॉनिक एडमिक्सचर। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फ्रेश कंक्रीट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप ये देखिए और इससे सीखिए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको आप मीटिंग में पूछिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।